क्वेश्चन नंबर 1 बाल विकास का है, पेपर नंबर 2017 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है हमको बताना है। तो इसमें बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये आशा नहीं की जा सकती है। आशा क्या की जा सकती है? योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्चा को समायोजित करना और शिक्षण विधियों को समायोजित करना। व्याख्या। व्यक्तियों में पाए जाने वाले विभिन्नताओं के कारण किन्हीं दो व्यक्तियों को एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं माना जा सकता है। ये विभिन्नताएं इनकी अधिक होती है ये विभिन्नताएं इतनी अधिक होती है कि हम इनमें से केवल सर्वप्रमुख का ही विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्वाध्याय पर नहीं छोड़कर भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना चाहिए। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है औसत। क्यों? बुद्धि लब्धि मापने की विधि की खोज बिने और हरमन ने की थी। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु एम अपॉन वास्तविक आयु RA। एम मतलब मेंटल एज और वास्तविक आयु RA मतलब रियल एज मल्टीप्लाई बाय 100। पूनम की बुद्धि लब्धि बराबर 9/9 गुना 100 बराबर 100 आंसर आ जाएगा, तो 100 है। टर्मन के अनुसार 90 से 110 तक की बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति औसत बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति है। टर्मन के अनुसार 90 से 110 तक की बुद्धि वाला व्यक्ति जो है औसत बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता के लक्षण है? स्वलीनता के लक्षण क्या है? ऊपरी लिखित सभी है, मतलब स्वलीनता के लक्षण है कमजोर सामाजिक व्यवहार और रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण। ये सभी कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार और कमजोर संप्रेषण स्वलीनता के लक्षण है। स्वलीनता से तात्पर्य है कि अपने में ही खोए रहना या मस्त रहना। युग के वर्गीकरण में ऐसे व्यक्तियों को अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना गया है। ऐसे व्यक्ति स्वयं में रुचि रखने वाले, संकोची, कमजोर संप्रेषण क्षमता युक्त, रूढ़िबद्ध व्यवहार वाले तथा कमजोर सामाजिक व्यवहार वाले होते हैं। ठीक है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि, ग्रोथ। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को ग्रोथ कहा जाता है वृद्धि। अभिवृद्धि और विकास का अंतर निम्न प्रकार से है, समझा जा सकता है। अभिवृद्धि सामान्य रूप में से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है। यह मात्रात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। यह गुणात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करता है, विकास जो है। क्वेश्चन नंबर 5। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न में से कार्य कर सकते हैं कौन सा? तो ऊपरी लिखे सभी मतलब लिंग, शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो। व्याख्या। बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था की शुरुआत होती है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। आगे, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध से संबंधित कौन सा नहीं है? ए संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। ए क्या है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ये गलत है। आगे, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक है। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में कोलियर ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया था। क्रियात्मक अनुसंधान ने मौलिक अनुसंधान के वास्तविक अभिप्राय को अपनाते हुए सिद्धांतों के प्रतिपादन के बजाय समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया है। आगे, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बी, लागू नहीं करना चाहिए मतलब बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ये नहीं किया जाना चाहिए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो, शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। व्याख्या। E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए हैं, ये निम्न प्रकार के हैं।
मुख्य नियम प्राइमरी लॉज, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम गौण नियम। सेकेंडरी लॉज, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृद्धि का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। क्वेश्चन नंबर 8, डैश डैश बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। आत्मकेंद्रस्थ ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, दर्शाता है क्या? आत्मकेंद्रस्थ या ईगो सेंट्रिज्म जो है ये दर्शाता है। आत्मकेंद्रस्थ वह अयोग्यता है जिसमें बालक स्वयं तथा अन्य में अंतर नहीं कर पाता है। विशेष रूप से ऐसी अयोग्यता जिसमें व्यक्ति स्वयं के अलावा किसी अन्य के प्रिस्क्रिप्टिव संदर्भ को नहीं समझ पाता है। ठीक है, जो है इसमें अब नहीं समझ पाता है, जिसमें बालक स्वयं तथा अन्य में अंतर नहीं कर पाता है। और विशेष रूप से ऐसी अयोग्यता जिसमें व्यक्ति स्वयं के अलावा किसी अन्य के प्रिस्पेक्टिव संदर्भ को नहीं समझ पाता है। ठीक है, ये होती है आत्म केंद्रस्थ या ईगो सेंट्रिज्म अवस्था। ठीक है, आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 में, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है तो और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या उपकर्ष अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? अल्फ्रेड एडलर ने माना है कि हम सब हीनता की भावना के साथ पैदा होते हैं। बालकों में पाए जाने वाली सामान्य हीनता की भावना उनमें संदेह उत्पन्न करती है, जो उन्हें कमजोर, शर्मिला, असुरक्षित और अनिर्णायक कायर आदि बना देती है। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया है वह है निरीक्षण युगत अधिगम या अनुकरण। व्याख्या, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी वातावरणीय उत्तेजकों के प्रति यंत्रवत प्रतिक्रिया न करके अनेक विकल्पों में से अपने अनुभव के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का अनुकरण करता है। बांडुरा के अनुसार प्राणी जो कुछ सीखता है उसका अधिकांश भाग दूसरों को देखकर, सुनकर या समझकर सीखता है। आगे, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त करना रखना चाहिए, ये नहीं माना गया है कार्य है। ठीक है, बाकी सभी कार्य है। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा कराना, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय को पाबंद होना चाहिए। हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। व्याख्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया। कब क्या गया? 1 अप्रैल 2010 से। इस अधिनियम द्वारा शिक्षकों, विद्यालयों तथा राज्य सरकारों के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व के बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए जो है संतुष्ट करता है? इसमें आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अहम तथा परा अहम दोनों, बोथ ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, व्याख्या, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के 3 अंग हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के 3 अंग हैं। कितने अंग? व्यक्तित्व के 3 अंग हैं। फर्स्ट है इदम, आईडी। ये जन्मजात प्रकृति जिसमें वासनाएं व दमित इच्छाएं होती है। ये तत्काल सुख व संतुष्टि पाना चाहता है। ठीक है। परम अहम, सुपर ईगो, यह सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह देवत्व का प्रतीक है। अहम ईगो, यह इदम व परम अहम के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करते हुए इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी। ठीक है, आगे टोकन इकोनॉमी। व्याख्या, टोकन इकोनॉमी इच्छित व्यवहार को बढ़ाने तथा अनिश्चित व्यवहार को घटाने। टोकन इकोनॉमी जो है इच्छित व्यवहार को बढ़ाने तथा अनिश्चित व्यवहार को घटाने के लिए प्रयुक्त व्यवहार परिवर्तन हेतु तैयार की गई तकनीक है।
समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? किसके सापेक्ष में समझाया गया है? पद्धति वर्जन, विरोधाभासी परिस्थिति। ठीक है। सुव्यवस्था अथवा अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए और सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन हो जाए, समायोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण की कमी तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज के प्रतीक हैं? शैशव स्वालीनता के। स्वालीन बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे बालक झेंपने वाले, आदर्शवादी व संकोची स्वभाव वाले होते हैं। ये किसी से मिलना और बोलना कम पसंद करते हैं। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिनमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति अपना वजन कम रखने हेतु कम खाता है। परिणामतः शरीर की ऊंचाई व प्रकार की तुलना में शरीर का वजन अत्यधिक कम हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म एक सामान्य दृष्टि की स्थिति है जो दृष्टि की एस्टिग्मेटिज्म जो एक सामान्य दृष्टि की स्थिति है जो दृष्टि की ब्लर्ड विजन का कारण होता है। यह तब होता है जब कार्निया अनियमित आकार का होता है अथवा लेंस का कर्वेचर आंख के अंदर हो जाता है। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया, किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। वर्दिमर कोफ्का व कोहलर द्वारा सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में की गई थी तथा एक संवैधानिक निकाय के रूप में मान्यता 22 जून 1993 को मिली। भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद को नीतियों, कार्यक्रमों को विनियमित करने, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सभी योग्य पेशेवरों और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसाय को और कार्मिकों को एक केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने का कार्य सौंपा गया है। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। प्याजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? पूर्व संचालन का व्याख्या। जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। प्याजे के अनुसार औपचारिक कार्यात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष संज्ञानात्मक विकास की चरम अवस्था है। इस अवस्था बालक की तार्किक शक्ति विकसित होती है, वह अमूर्त चिंतन एवं समस्या समाधान करने लगता है। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं 10 से 13 महीने में। 1 वर्ष का शिशु शिशावस्था अस्पष्ट ध्वनियाँ एवं तुतलाते हुए 3 से 4 निरर्थक शब्द बोल देता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 4 से 5 शब्दों को सरल बोलना सीख लेता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया था? गार्डनर ने किया था। इसमें जो है गार्डनर ने किया था का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। ठीक है, आगे 1983 में कब किया 1983 में किया अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में किया।
द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है, वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक था, उसका शोध मानवीय चेतना के विकास और उसकी संरचना से संबंधित था। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक उपागम पर बल दिया। संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने समाज के सूक्ष्म एवं व्यापक प्रभावों का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है, पाठ्यपुस्तक का अनुपूरक नहीं है, बाकी बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषण भी है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी में वर्णित पाठ्यपुस्तक का अनुरूपक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है, शेष 3 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। श्रवण में विकृति की माप की जाती है डेसिबल में, ध्वनि को डेसिबल डीबी में मापा जाता है, अतः श्रवण में विकृति का माप भी डेसिबल में ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है, लिखना। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण लिखना। भाषा शिक्षण में 4 कौशलों को महत्व दिया गया है। फर्स्ट, रीडिंग पठन कौशल, राइटिंग लिखना कौशल, और लिसनिंग श्रवण कौशल, और स्पीकिंग वाक कौशल। ठीक है, इसमें तो निम्न कौन सा सूक्ष्म चलन का कौशल है, तो यह है लिखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्कीमा का मतलब क्या है, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना स्कीमा है। लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स में एकत्रित होना स्कीमा है। मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा विचारों और व्यवहार के ऐसे पैटर्न को व्यक्त करता है जो उनकी सूचना व संबंधों की श्रेणियां संगठित करता है। सूचना प्रक्रमण, ठीक है, करता है। आगे, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान करने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। किसको माना गया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को माना गया है। आगे, व्याख्या। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 पहलू माने गए हैं। ठीक है, फर्स्ट है विश्लेषणात्मक। कौन सा, विश्लेषणात्मक और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, विश्लेषणात्मक और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। सृजनात्मक या क्रिएटिव इंटेलिजेंस। प्रायोगिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें, 70 से 90। मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। बुद्धिलब्धि 140 से अधिक प्रतिभाशाली जीनियस, 120 से 140 अति श्रेष्ठ बुद्धि वेरी सुपेरियर, 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि सुपेरियर, 90 से 110 सामान्य बुद्धि एवरेज, 80 से 90 मंद बुद्धि डलनेस, 70 से 80 क्षीण बुद्धि फीबल माइंडेडनेस, 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि डिफाइनाइट फीबल माइंडनेस, 50 से 70 अल्प बुद्धि मोरर्स, और 20 या 25 से 50 जो है मूर्ख बुद्धि इम्बेलसिस, 20 या 25 से कम महामूर्ख। मनोवैज्ञानिकों ने क्षीण बुद्धि से निम्न स्तर के बालकों को क्षीणीय वर्ग में शामिल नहीं किया है। ठीक है, आगे, आनुवंशिकता की इकाई है जीन। मानव कोश में स्त्री पुरुष के 23 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। इस प्रकार के संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित रहती है। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पितृकोजेंस में होती है। ठीक है।